एक बार सोचें कि आप प्लेन में सफर कर रहे हों और प्लेन ही दुनिया से गायब हो जाए। ऐसा ही हुआ था 1995 में DC-4 प्लेन के साथ, जिसमें टोटल 200 से ज्यादा लोग सफर कर रहे थे और ये लोग न्यूयॉर्क से अपनी फ्लाइट लेते हैं जिससे मियामी में जाकर टेक ऑफ होना होता है। तो होता क्या है, ये DC-4 एरोप्लेन यहाँ से टेक ऑफ करता है। इस जहाज के फ्लाई करने के बाद थोड़ी देर तक ये रिडार में रहता है और फिर देखते ही देखते रिडार से गायब हो जाता है। पहले तो ये तमाम लोग इसे एक सिंपल से सिग्नल मिस्टेक समझ रहे होते हैं, लेकिन हैरत तो तब होती है जब काफी देर गुजरने के बाद भी इसका कोई सिग्नल मसूल नहीं होता। कुछ देर इंतजार करने के बाद मियामी के हेडक्वार्टर में कॉल की जाती है। वहाँ से जो रिपोर्ट निकल के सामने आती है वो सबको हैरान कर देने वाली थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना ये था कि इस रिडार में कोई भी एरोप्लेन दाखिल नहीं हुआ। ये बात सामने आने के बाद इनके सरों पे खतरे की घंटी बज चुकी थी। उसके बाद टीम्स को अलर्ट किया जाता है और इस एरोप्लेन की खोज शुरू हो जाती है। इस एरोप्लेन के गुम होने के बाद 36 घंटे से ज्यादा इसकी खोज चलती है। वो रिडार जहां ये एरोप्लेन के सिग्नल गायब हुए थे वहां मुकम्मल रिडार को चेक किया जाता है, लेकिन वहां एरोप्लेन के किसी किस्म का कोई क्लू नहीं मिलता और न ही किसी किस्म की इमरजेंसी लैंडिंग के निशान मिलते हैं। ये देखने के बाद केस और भी कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है, जिसके बाद 22 मेंबर्स की एक टीम तैयार की जाती है जिसका मकसद इस सारे केस को इन्वेस्टिगेट करना होता है। और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और अगले 24 आवर में जो रिपोर्ट निकल के सामने आती है वो फिर से शॉक कर देने वाली थी। दरअसल इस रिपोर्ट में भी सेम रिपोर्ट दी जाती है कि इस इलाके में किसी किस्म के कोई क्रैशेस के निशान नहीं मिले। मुकम्मल तौर पे इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस केस को इधर ही क्लोज कर दिया जाता है। इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जैसे इस केस को बंद किया जाता है तो प्लेन में बैठे हुए पैसेंजर्स की फैमिली प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं। ये प्रोटेस्ट सिर्फ कुछ लोगों तक महदूद नहीं रहता बल्कि एक बहुत बड़े गिरोह की शक्ल ले लेता है, जिसके बाद दोबारा इन्वेस्टिगेशन टीम्स को बुलाया जाता है और इस केस की एक बार फिर से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनको अलर्ट किया जाता है। इन प्रोटेस्ट के ठीक 3 महीनों के बाद इस इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया जाता है और ये इन्वेस्टिगेशन अगले 2 माह तक जारी रहती है। इस प्लेन से लेकर हर वो प्लेन जो कि पहले कुछ अरसे में गुम हुए होते हैं उनकी मुकम्मल की तस्दीक की जाती है और उसके बाद एक हैरान कुन रिपोर्ट निकल के सामने आती है जो कि वहाँ टेबल पे बैठे हुए तमाम लोगों को हैरान करके रख देती है। इस रिपोर्ट में समंदर का कुछ एरिया महसूस किया जाता है जहाँ से ये प्लेन गुम होते हैं। यही वो पॉइंट होता है जिससे ये केस एक नई शक्ल ले लेता है और वक्त गुजरने के साथ साथ पूरे मुल्क की नजरें इस केस पर होती हैं और बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस एरिया को रेड सी का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि ये समंदर का एक ऐसा इलाका होता है जो इस जहाज के अलावा कई और जहाजों को भी अपने अंदर समा चुका होता है। ये मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको रेड सी करार दे दिया जाता है और समंदर के इस इलाके से गुजरने पर सख्त पाबंदी लगा दी जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से इस केस को बंद करना पड़ता है और ये केस कहीं किताबों में ही खो के रह जाता है। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है, क्योंकि ये न्यूयॉर्क से उड़ने के ठीक 40 साल बाद यही टेक ऑफ करता है। ये न्यूज आने के बाद पूरा न्यूयॉर्क सिटी हैरान हो जाता है। प्लेन को बिल्कुल सेफ तरीके से एयरपोर्ट पे लैंड करवा लिया जाता है और उसके बाद इनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इस जहाज में रखे हुए कैलेंडर्स, बुक्स और दूसरी चीजों को जब्त कर लिया जाता है, क्योंकि ये लोग मानने को तैयार नहीं थे कि 37 साल पहले उड़ने वाला एक जहाज आज दोबारा लैंड कर चुका है, और वो भी तब जब इस प्लेन में रखी हुई हर चीज वैसे की वैसी होती है। ये चीज तो पूरे न्यूयॉर्क को हैरान कर देती है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बाकी थी। दरअसल इस प्लेन ने न्यूयॉर्क में लैंड करना था जो कि दोबारा मियामी में लैंड कर चुके होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पायलट्स उन्हें रिफ्यूलिंग के बाद मियामी जाने की इजाजत मांगते हैं। अगेन फिर से एक बार ये कुछ देर रडार में रहने के बाद गायब हो जाता है। फिर से इसके सिग्नल्स ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की जाती हैं, लेकिन एक बार फिर से वो पायलट्स और वो पैसेंजर फिर से गायब हो जाते हैं। आज 28 साल गुजरने के बावजूद इनका किसी किस्म का कोई भी क्लू नहीं मिल पाया। वो कैप्टन जिन्होंने इनको दोबारा फ्लाइंग करने की इजाजत दी होती है, न्यूयॉर्क की एजेंसीज उन्हें अपनी तहवील में ले लेती हैं और उनके पास मौजूद तमाम डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर लिया जाता है। आज तक इस प्लेन का कोई भी पता नहीं लगा पाया कि आखिरकार ये कहाँ गया, लेकिन इनकी फैमिलीज आज भी उम्मीद करती हैं कि शायद ये दोबारा लौट आए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस तरह की मोर डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।